ईएम वेव्स, इसका पहला टॉपिक जो हमारा है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने ईएम वेव्स के बारे में पढ़ना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने एक कैपेसिटर लिया और इसको एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया, दो लूप्स ली S1 और S2, और जब ये करंट आ रही है ये S1 से तो फ्लो कर रही है, S2 प्लेट्स के बीच में है, तो S2 से ये करंट फ्लो नहीं कर रही है। अगर इसी को हम सॉल्व करेंगे, ये आई कंडक्शन करंट खाली S1 वाले लूप से फ्लो कर रही है, S2 से फ्लो नहीं कर रही है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ जो मैग्नेटिज्म के अंदर आता है, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, क्लोज्ड और क्लोज्ड सरफेस है ये, ठीक है। जो सर्कल है इसका मतलब इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस, B डॉट DL किसके बराबर होता है, म्यू नॉट I के। लेकिन लूप 1 जो है S1 है, इसके लिए अगर मैं देखता हूं S1 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट इनटू I, क्योंकि करंट कौन सी चल रही है, I इसके बीच में से चल रही है। और लूप S2 के लिए अगर मैं देखूंगा B डॉट DL ये कितना आएगा, म्यू नॉट इनटू 0। क्यों 0, क्योंकि करंट इसके बीच में से फ्लो नहीं कर रही है। तो B डॉट DL लूप सेकंड के केस में 0 के बराबर हमारा आ रहा है। सो अगर मैं सेकंड इक्वेशन कंसीडर करता हूं तो मैक्सवेल के मुताबिक ये दोनों इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है। क्या है, अब जैसा यहां पे होना चाहिए वैसा ही ना होना चाहिए, यहाँ पे या तो ये भी 0 हो वो भी 0 हो, या तो यहाँ पे भी अगर I करंट फ्लो हो रही है वहां पे भी I के बराबर होनी चाहिए। तो मैक्सवेल ने यहां से हमें क्या बताया, एम्पियर सर्कुलर लॉ से, कि यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है, अब यहाँ पे मैक्सवेल ने हमें एक नया कंसेप्ट दिया जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का। किसका कंसेप्ट दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट का। इस डिस्प्लेसमेंट करंट को हम ID से लिखते हैं, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हमें किस साइंटिस्ट ने बोला था, मैक्सवेल ने बोला था। कहीं आया मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल ने हमें ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बोला था। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सी करंट होती है, नॉर्मल करंट हम किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट इनके मुताबिक क्या है, जब किसी भी जगह में टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बार बार चेंज होता है। क्या, जब किसी भी जगह पे कंटिन्यूअसली टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बार बार चेंज होता है, उसकी वजह से वहां पे जो करंट अराइज होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इसी को पीछे हमने क्या नाम दिया था, ईएमएफ का नाम दिया था, ठीक है। तो यहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। किसी भी रीजन के अंदर टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से जो करंट अराइज होती है उसी करंट को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अगर इसको हम लिखेंगे, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम, टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है उस करंट को हम क्या बोलते हैं, by changing the electric flux with time in a region produces a current known as displacement current। किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ चेंज होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसी करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। आगे अगर मैं बात करूंगा, ये नॉर्मल करंट ये किसके बराबर होती है, ये याद रखने की चीज है, इसको नोट डाउन कर देना कि नॉर्मल करंट I जो है ये किसके बराबर होता है, ID के बराबर होता है। अब मैक्सवेल ने क्या काम किया, इसी एम्पियर सर्कुलर लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। क्या किया, मॉडिफिकेशन कर दी, किसकी, एम्पियर सर्कुलर लॉ की मॉडिफिकेशन कर दी। किसने की, मैक्सवेल ने, ठीक है। मॉडिफाइड अब क्या हुआ, इसने मैक्सवेल ने एम्पियर सर्कुलर लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। उससे पहले इस आईडी की डेरिवेशन एक निकाल देते हैं। मॉडिफिकेशन पढ़ने से पहले हम डेराइव कर लेते हैं इसको, डेरिवेशन ऑफ ID यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की जो डेरिवेशन है उसकी बात हम करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में पीछे हमने पढ़ा, कैपेसिटर्स के केस में क्या होता है, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या है,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं कि क्यू सीवी के बराबर होता है, सही है, इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है, जो हमने कहां पे डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, क्या क्यू जो है सीवी के बराबर होता है, सी कैपेसिटेंस है और वी क्या है पोटेंशियल, ठीक है, क्यू इक्वल्स टू सीवी के बारे में। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं, बट ये सी किसके बराबर होता है, क्या ये ई नॉट ए अपॉन डी के बराबर है, किसके बराबर है, ई नॉट ए अपॉन डी, और ये वी किसके बराबर होता है, वी किसके बराबर होता है, ईडी के बराबर होता है। अगर ये बात है, ये सी ई नॉट ए अपॉन डी के बराबर है और वी ई डी के बराबर है, तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूं तो ये मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, बना भाई मजनू, बना, क्या बनेगा, कुछ नहीं है, क्यों किसके बराबर आएगा मेरा, ई नॉट ए अपॉन डी इंटू वी की जगह क्या लिखना है, ई डी, क्या डी और डी कट जाएगा, तो क्या क्यों मेरा बराबर आएगा ई नॉट ई ए, तो ऐसे में इसको लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा, ई नॉट ई ए की शक्ल में क्यों को मैं लिख सकता हूं, ये ई ए किसके बराबर होता है, ये ई ए किसके बराबर होता है जरा मुझे बोलो, फ्लक्स के बराबर, बट क्या फाई ई बराबर होता है ई ए के, क्या सही है, ठीक है, ये बराबर होता है ई ए के। अगर मैं इसको यहां पे पुट करता हूं, क्या मेरा क्यों बराबर आएगा ई नॉट फाई ई के, क्या मेरा क्यों आएगा बराबर ई नॉट फाई ई के, सही है, मैंने क्या किया, ई ए की जगह फाई ई को डाल दिया। अब जब यहां तक मैं आ गया, इसको जरा डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के साथ दोनों साइड्स को क्या करो, डिफरेंशिएशन करो भाई, ई नॉट की डिफरेंशिएशन होगी या नहीं होगी, कांस्टेंट, एग्जैक्टली, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी, क्या ये सही स्टेप है भाई, ये सही है। अब यहां पे अगर मैं लेता हूं इसको ऐसी, डी क्यू अपॉन डी क्यू, इधर एप्सिलॉन नॉट बाहर आया, अंदर क्या बचा, डी अपॉन फाइव ए अपॉन डी टी, क्या मेरी इक्वेशन यही बनेगी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, इसको तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको कहां लाएंगे बाहर, अब डिफरेंशिएशन किसकी होगी, चेंजिंग फ्लक्स की, फाइव ई की अपॉन क्या है, डी टी, क्या मेरी इक्वेशन सही है ना। अब यहां से मुझे बोलो डी क्यू अपॉन डी टी, ये जो है हमारा, ये किसके बराबर होता है, करंट के बराबर होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, क्या इसी को करंट कहते हैं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई डी, यहां पे मैंने क्या ली, डी, क्यों नहीं मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि आगे क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसी को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो ये किसके बराबर आएगी, ई नॉट डी फाइव ई अपॉन डी टी, ये डेरिवेशन है किसकी, डिस्प्लेसमेंट करंट की, सही है, या दोहरामा भाई जोसेफ, माशाल्लाह, सही है, रिवाइज रिपीट मत करो, ठीक है, चले आगे। अब हम कर रहे हैं, तो मैंने उतार लो, इसके बाद हमारा क्या आता है, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया, किस चीज को मॉडिफाई किया, एम्पियर के सर्कुलर लॉ को। जब इसने इसके सर्कुलर लॉ को, क्यों मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया किसको, एम्पियर के सर्कुलर लॉ को। अब जब इसने मॉडिफाई किया, ठीक है, इसी को हम एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ के नाम से जानते हैं। अब ये एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ हमें क्या कहता है,
अब इसने क्या किया, मैक्सवेल ने एम्पियर के सर्कुलर लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। क्यों? इसने पहले जो हमने दो इक्वेशंस निकाली, इसने कहा ये दो लूप्स के केस में इनकंसिस्टेंट है। अब इसने इसको मॉडिफाई करके क्या किया, दोनों लूप्स के केस में कंसिस्टेंट बना दिया। अब जो मॉडिफिकेशन एम्पियर ने की, ये सॉरी मैक्सवेल ने की एम्पियर के लॉ में, इस मॉडिफिकेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस बी डॉट डीएल। इतना तो सही है। आगे ये किसके बराबर होता था, म्यू नॉट आई के। अब इसने इसको मॉडिफाई किया, क्या मॉडिफाई किया, इसने इसको लिया म्यू नॉट इंटू आई प्लस आई डी के। क्या किया, करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट का सम ले लिया। ठीक है, इस तरीके से मैक्सवेल ने एम्पियर के सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई किया, और इसी इक्वेशन को एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन इस वाले को हम कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं पहले, जैसे हमने वहां पे निकाला था लूप्स के केस में, ठीक है, S1 और S2, इसको कोई इक्वेशन का नाम ले लो, इक्वेशन बी लेता हूं मैं। ठीक है, अब अगर मैं लूप कौन सी ले रहा हूं पहले, फॉर S1, ये इक्वेशन बी क्या बनेगी मेरी, B1 की, सॉरी S1 के केस में मेरी इक्वेशन बी क्या बनेगी, जरा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। क्या ये सही है? आगे क्या आएगा, ये म्यू नॉट। अब इसके बीच में से कौन सी करंट चल रही है, नॉर्मल करंट आई चल रही है, तो ये क्या आएगा, म्यू नॉट आई के बराबर, तो कुछ नाम दे दो, सी ले लो। ठीक है, आगे अगर मैं लूप S2 की बात करता हूं, वहां पे क्या बनेगा, ये फॉर S2, ये लूप S2 के केस में क्या आएगा, कि ये म्यू नॉट है, सही है। असल में अगर इसको पूरा खोल के लिखोगे, फिर यहां पे इसको पहले लिखना इस तरीके से, म्यू नॉट इंटू आई प्लस, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी है, 0 है, तो ये आएगा फिर म्यू नॉट आई के बराबर हमारा, जो मैंने यहां पे डाला, इसको इक्वेशन सी ले लेना। ठीक है, सही है। अब यहां पे क्या आएगा, म्यू नॉट इनटू, क्या इसके बीच में से कोई करंट चल रही थी, नहीं चल रही थी, कोई भी करंट नहीं चल रही थी, तो लेकिन फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो गई वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या सही है, 0 प्लस आई डी किसके बराबर आएगा, आएगा ना डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर, म्यू नॉट आई डी के बराबर ही निकला, सही है इतना। लेकिन हमने स्टार्टिंग में कहा आई डी किसके बराबर होता है, आई के ही बराबर होता है, तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, और लूप S2 बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट एंड आई, क्या लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आई किसके बराबर है, आई डी के बराबर। अब मुझे बताओ क्या इक्वेशन सी और इक्वेशन डी बराबर आ रही है, इक्वेशन सी भी यही है, इक्वेशन डी भी यही है, तो यहां से मैक्सवेल ने एम्पियर के इस लॉ को मॉडिफाई करके क्या काम कर दिया, इसने दोनों लूप्स के केस में इसको कंसिस्टेंट बनाया। क्या बनाया, अब ये दोनों इक्वेशन लूप S1 के केस में भी कंसिस्टेंट है और लूप S2 के केस में भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, हो गया इतना। कलेक्शन मतलब सॉरी, लेकिन दोबारा पढ़ो तो सही है। अब इसके बाद ये पहला टॉपिक खत्म, अब ईएम वेव्स, ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है, तो चैप्टर खत्म, इतना ही चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको थ्योरेटिकली बोल देता हूं पहले। देखो ईएम वेव्स की अगर मैं बात करता हूं, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सबसे पहले फैराडे ने बोला, किसने बोला, फैराडे ने। ठीक, क्या बोला फैराडे ने, फैराडे ने कहा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसी तरीके से, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये फैराडे ने इतना ही कंक्लूड किया। उसने क्या कहा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट हो जाता, दैट मींस मैग्नेट्स दो लिया हमने, उनके अराउंड जब मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज होगा तो वो अपने इर्द गिर्द किसको बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, ये मैग्नेटिज्म के स्टार्टिंग में ही है। अगर हम ऐसे किसी चीज को लेते हैं, कोई वायर मैंने ली सपोज, इसके बीच में से करंट चल रही है, क्या चल रही है,
ये दूसरा पॉइंट इसका है। करंट जब चल रही है, अगर मैं नीचे किसी मैग्नेटिक निडल को लेता हूं, कंपास को, तो करंट जैसे चल रही है तो मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन हो जाएगी। उसी तरीके से मैग्नेट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है। अगला पॉइंट इसमें दिया मैक्सवेल ने, क्या दिया? मैक्सवेल ने कहा भाई ये चीजें तो मिलती जुलती है। उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। पहले क्या कहा फैराडे ने? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैक्सवेल ने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। एक दूसरे का उल्टा स्टेटमेंट, यानी एक के चेंज करने की वजह से दूसरा प्रोड्यूस हो रहा है। इतना तो इनने कहा। आगे अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये दोनों जो है अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या है? ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। ये प्रोड्यूस कर रही है डिस्टरबेंसेस, क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दैट मींस सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये अपने अराउंड में एक डिस्टरबेंस को प्रोड्यूस करती, उन्हीं डिस्टरबेंसेस को हम वेव कहते हैं। यानी वो वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वैसी वेव उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट मींस वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो? इलेक्ट्रिक मैग्नेट की वजह से। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम उसको कहते हैं। अब मैक्सवेल ने क्या काम किया? उसने थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाया। मैक्सवेल ने कहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनमें वेरिएशन आ रही है। क्या आ रही है? ई और बी के अंदर क्या आ रही है? वेरिएशन आ रही है। ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बट इनके अंदर क्या आ रही है? चेंज आ रही है, वेरिएशन आ रही है। तो उस वेरिएशन की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है वो इनके परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? अगर ई और बी में क्या आ रही है? वेरिएशन आ रही है, उस वेरिएशन की वजह से ये ईएम वेव जो होंगी इसके क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। सपोज अगर मैं इसको दिखाता हूं, अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक एक्सिस के अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और एक के अंदर क्या है? जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इनके अंदर जब वेरिएशन आती है तो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही। क्या कहा मैक्सवेल ने? अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर और इनके अंदर वेरिएशन आ रही है तो उस वेरिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही है ये इसके परपेंडिकुलर होगी। दैट मींस ये तीनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर, और इनके परपेंडिकुलर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परपेंडिकुलर इनके होगा। अब मैक्सवेल ने ही यहां से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें कैलकुलेट करके दी, जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। वो किसने किया कैलकुलेट? मैक्सवेल ने ही कैलकुलेट। वही करना सुबह में, अभी डिराइव करें सुबह चलो। ईएम वेव्स के बारे में जो कल हमने पढ़ा था, आज हमने हिस्ट्री ऑफ ईएम वेव्स के बारे में बोलना है। अगर हम ईएम वेव्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले फैराडे ने हमें इसके बारे में बोला। किसने? सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आया वो फैराडे ने कहा मैग्नेटिक फील्ड चेंज जब होता है तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को जेनरेट करता है, ठीक है। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड जो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जेनरेट कर रहा होता है, ठीक। क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अपने अराउंड किस चीज को प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसी का उल्टा दूसरा पॉइंट कहा हमें, किसने कहा? मैक्सवेल ने कहा ये तो नेचर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसने कहा इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अराउंड प्रोड्यूस करता है किसको? मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पॉइंट इन्हें कहे। सबसे पहले तो फैराडे ने यह बात बोली कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है या मैग्नेट जो है अपने अराउंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को जेनरेट करता है। और फिर दूसरा पॉइंट जो है वो मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड को जेनरेट करता है। आगे मैक्सवेल ने एक चीज कही, कहा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में, क्या कहा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर,
क्या दूसरा पॉइंट इसने कंक्लूड किया यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते। ठीक, मैक्सवेल ने ये पॉइंट भी हमें बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और ये अपने अराउंड जो डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते हैं उन्हीं डिस्टरबेंसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम देते हैं। ये दोनों मिलके अपने अराउंड में डिस्टरबेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं डिस्टरबेंसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहा इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये अपने अराउंड में डिस्टरबेंसेस को क्रिएट करते हैं और उन डिस्टरबेंसेस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। असल में ये डिस्टरबेंसेस जो होती है ये वेव्स की शक्ल में होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन की वजह से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसी वेव को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या ये वेव डिस्टरबेंस है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस भी हम इसको कह सकते हैं। असल में इन डिस्टरबेंसेस की प्रॉपर्टीज सारी वेव्स जैसी होती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। अब मैक्सवेल ने क्या कहा, अगर वेरिएशन आती है, किसमें आ रही है, वेरिएशन आ रही है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर वेरिएशन आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इसके अंदर भी वेरिएशन आ रही है, यानी वेरिएशन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ये पॉइंट भी हमें मैक्सवेल ने कहा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव्स जो होती है ये तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये तीनों के तीनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में जब वेरिएशन आती है, ठीक है, तो जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है वो डिस्टरबेंस इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, तो वही उसी डिस्टरबेंस का नाम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सपोज अगर मैं इसको दिखाता हूं, इधर मैंने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, इधर लिया मैग्नेटिक फील्ड को, ये y एक्सिस में, ये z एक्सिस में, दोनों परपेंडिकुलर है, तो x एक्सिस के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। सही है, तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर की शक्ल में होंगे। ठीक, ये पॉइंट हमें मैक्सवेल ने कहा। अब उसके बाद मैक्सवेल ने हमें क्या कहा, मैक्सवेल ने हमें इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी या स्पीड को कैलकुलेट करना भी बताया, जिसको हम स्पीड ऑफ, यहीं से एक और लाइट भी आती है जिसको हम विजिबल लाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, या जो वो लाइट जो हमें दिखाई देती है उसी लाइट को हम विजिबल लाइट कहते हैं, जो ह्यूमन आइज को दिखाई देता है। अब उसकी स्पीड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सबकी स्पीड, जितनी भी वेव्स इसके अंदर आती है उन सब की स्पीड जो है स्पेस के अंदर सेम होती है। अब इसको कैलकुलेट करके हमें किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। किस तरीके से, क्या बोला मैक्सवेल ने, velocity of electromagnetic waves is given by, ठीक, कैसे हम देते हैं, c equals to 1 upon अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ कोई सी भी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर किसी भी वेव की स्पीड को अगर हमने कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला एक ही है, c है स्पीड। ठीक है, c इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से बन रहा है म्यू नॉट कितना है और एप्सिलॉन नॉट कितना है, इनकी वैल्यूज को पुट करो तो आंसर आ जाएगा। अब ये म्यू नॉट बराबर होता है कितना, 4 पाई इंटू 10 रेज़ पावर ऑफ -7, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, सही है, इन दोनों की वैल्यूज को पुट करो, c इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 पाई इंटू 10 रेज़ पावर ऑफ -7 इंटू 8.85 इंटू 10 रेज़ पावर ऑफ -12। क्या यही बनेगा,
या c इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू 10 रेज़ पावर ऑफ -7 इंटू 8.85 इंटू 10 रेज़ पावर ऑफ -12 के बराबर आ रहा है। तो ये c हमारा कितना निकल रहा है यहां से 3 इंटू 10 रेज़ पावर ऑफ, यही हम पढ़ते हैं 10th क्लास के अंदर भी हमने ये चीज डिस्कस की है। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 रेज़ पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। अभी ऐसा यूनिट में बड़े में करोगे तो किलोमीटर, फिर उससे बड़े में जाना है तो माइल्स वगैरह में जैसे चेंज करना है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इन स्पेस, स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सबकी स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10 रेज़ पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। इसके बाद मैक्सवेल ने एक और पॉइंट को कंक्लूड किया। उसने कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है इनका नेचर जो है वो ट्रांसवर्स है। क्या है? ये तो बेसिक सी बात है, हमें भी पता है ये ट्रांसवर्स है। क्यों? अभी हमने कहा तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये तो सीधी सी बात है, तो ट्रांसवर्स ही होगी। बट इसको प्रूव भी करना है, ठीक है, निकालना है। उससे पहले अगर हम देखेंगे, मैक्सवेल ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स है, जैसे रेडियो वेव्स है, गामा रेज है, एक्स रेज है, विजिबल रेज है, तो ये सारी की सारी ट्रांसवर्स होती है। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, सबसे पहले 1885 के अंदर एक साइंटिस्ट आया, क्या नाम था इसका? हर्ट्ज। कब? 1885 के अंदर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था? हर्ट्ज था। इस हर्ट्ज ने हमें क्या बताया? इसने एक्सपेरिमेंटली हमें प्रूफ करके बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हकीकत में एग्जिस्ट करती है। इसने एक्सपेरिमेंटली हमें बताया किस चीज को? एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव्स। पहला पॉइंट, ठीक। 1885 के अंदर हर्ट्ज ने हमें बताया एक्सपेरिमेंटली कि एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा फिर आया एक और साइंटिस्ट, वो कब आया? 1895 के अंदर, 10 साल के बाद। इंडिया का फिजिस्ट था, ये कहां का था? 1895 के अंदर जो साइंटिस्ट आया ये इंडिया का रहने वाला एक फिजिस्ट था जिसका नाम क्या था? जगदीश चंद्र बोस। क्या था? इंडियन फिजिस्ट एक जगदीश चंद्र बॉस, जेसी बॉस हमने शॉर्ट में लिख दिया। 1895 के अंदर जब जेसी बॉस आया, इसने सबसे पहले लैब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया। क्या किया इसने? 1895 के अंदर जगदीश चंद्र बॉस ने लैब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, 4 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली 1899 के अंदर एक और साइंटिस्ट आया। कब आया? जिसने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट किया कई किलोमीटर तक स्पेस में, यानी इनको आगे फैलाया या भेजा स्पेस के अंदर कई किलोमीटर तक। कब आया ये? 1899 तक, 99 में। इसका नाम था मार्कोनी। इस मार्कोनी ने क्या किया? ट्रांसमिट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अप टू फ्यू किलोमीटर्स इन स्पेस। स्पेस में कई किलोमीटर तक इसने इनको ट्रांसमिट किया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इनको हम एक्सेलरेटेड चार्ज की मदद से प्रोड्यूस करते, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है। वो चार्जेस जिनको हमने क्या किया होगा, जिनकी वेलोसिटी को चेंज किया होगा। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस हमने पढ़ना है, ठीक है, वो भी पीछे हमारा रह गया है। साइक्लोट्रॉन किस तरीके से चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज की मदद से हम क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या प्रॉपर्टी है? प्रोड्यूस्ड बाय ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। मैंने शॉर्ट में लिखा एक्सेलरेटेड चार्ज, पूरा लिख देना, ठीक। इनको
एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेशन के लिए इनको किसी भी मीडियम, किसी भी जरिए की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सीधी सी बात है, 10th क्लास में भी बेसिक्स हमने पढ़ा है, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो तभी स्पेस से यहां तक आती है, वैक्यूम में भी तभी ट्रेवल करती है। तो लाइट तो एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूंगा, वेलोसिटी इनकी कैसे हम देते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कैसे देते हैं, अभी हमने जो फॉर्मूला किया 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, और ये वेलोसिटी इनकी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। चौथा पॉइंट अगर मैं देखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर, और इनके परपेंडिकुलर क्या होता है, EM वेव परपेंडिकुलर होती है। दैट मींस ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते। पांचवा पॉइंट अगर हम इनका बोलेंगे, इनकी वेलोसिटी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक। दैट मीन्स अगर ऐसे हम देखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या काम करती है, वो जब इन वेव्स को प्रोड्यूस करेगी तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वीक करेगी तो कम हो जाएगी। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइड होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, यानी दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन इनकी एनर्जी के अंदर होता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफ्लेक्ट नहीं करती है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद हमारा था ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टूबेक बनाओ यार। ठीक है।
ठीक है। ठीक है भाई, अब यहां से मैंने सपोज किया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और इस क्यूब का सेंटर मैं सपोज करता हूं ओ है, थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसका सेंटर क्या है, ओ मैं कंसिडर करता हूं। ठीक, अब इस क्यूब के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, क्यूब के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक, ईएम वेव्स जो है कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, सही है। ओ जो है सेंटर ऑफ क्यूब में कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है इतना। अब अगर मैं इसके बाद देखूंगा, मुझे बोलो गॉसेस लॉ ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। ठीक है, गॉसेस लॉ हमें क्या बोलता है, बोलो बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, चार्ज इनक्लोज्ड इन स्पेस। ठीक है, अंदर कितना है, जीरो है। ठीक है, अब ये गॉसेस लॉ मैंने यहां पे लिख दिया मैथमेटिकली। अब मुझे बोलो बट ये चार्ज कितना आ रहा है मेरा, इनसाइड क्यूब कितना है, चार्ज इज इक्वल्स टू जीरो इनसाइड द क्यूब। तो इसका मतलब क्या आएगा, क्या मेरा फाई बराबर आएगा E डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या सही है इतना, भाई सही है। क्योंकि मेरा फाई ई बराबर आएगा E डॉट डी एस इक्वल्स टू, सो फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। क्या सही है, क्योंकि चार्ज इनसाइड द क्यूब क्या है, जीरो है, तो फाई फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो भी। और जब चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो ही तो होगा ना। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करेंगे, मैं सपोज करता हूं E1 जो है ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्यूब के अंदर एंटर हो रही है, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्यूब को छोड़ रही है। ठीक है, E1 कहां है, जा रही है, और E2 क्या है, निकल रही है। ठीक है, यहां मैंने एरो इसको रखा है डाल के, E1 एंटर कर रही है और E2 क्या है, क्यूब से बाहर जा रही है। तो हम E1 और E2 को कैसे लिखेंगे, देखो E1 कहां आ रही है, लेफ्ट फेस क्यूब में, P क्यू आर ओ है ना। अब E1 जो है ये कहां आ रहा है, इधर मैं लिख देता हूं, E1 लेफ्ट फेस में आ रहा है, P क्यू आर ओ, P क्यू आर ओ में। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, सही है। और E2 कहां जा रहा है, राइट फेस में, राइट फेस क्या है, बी सी डी ए, तो ये कितना आएगा, E2A, सही है। अब मुझे बोलो E1 अगर इसके अंदर एंटर कर रहा है तो इसको मैं कितना ले रहा हूं, E1A, और जो बाहर निकल रहा है वो कितना है, A। अब ये A क्या है, ठीक है, यहां कंफ्यूज नहीं होना। मैं सपोज करता हूं बोथ फेसेस का एरिया जो है वो मैं A ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, ठीक है, क्या ले रहा हूं, A के बराबर ले रहा हूं। E डॉट ए, यहां क्या है, E डॉट डी एस, मैंने पूरा लिख दिया E डॉट ए। अब E क्या है, यहां E1 है इंटू एरिया, E2 इंटू एरिया। अब यहां से मुझे बोलो, अब क्यूब के अंदर क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है। जब क्यूब के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यूब के अंदर नो चार्ज, तो फ्लक्स कितना होगा, ये भी कितना होगा, जीरो। सही है, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स जीरो कैसे आ रहा है, अब फ्लक्स जितना जा रहा है उतना ही निकल रहा है, तो कितना आएगा, जीरो। तो फ्लक्स एंटरिंग, फ्लक्स एंटरिंग, सही है। माइनस क्या करेंगे हम, या नहीं, प्लस, फ्लक्स एंटरिंग प्लस फ्लक्स लीविंग, टोटल फ्लक्स इसका कितना आ रहा है, जीरो के बराबर क्यूब का आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जब चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कितना भी आए जाए टोटल क्या होगा, जीरो के बराबर। अब जो एंटर कर रहा है वो कितना है,
माइनस E1A प्लस E2A, ये कितना आएगा? 0 के बराबर आएगा। जब ये दोनों 0 के बराबर आ रहे हैं तो यहां से मेरा क्या निकलेगा? इसको मैं A को कॉमन करता हूं, क्या E2 माइनस E1 इंटू ए 0 के बराबर बनेगा। सही है, ए को मैंने क्या किया? कॉमन निकाला, E2 में से E1 को माइनस रखा करके इक्वल्स टू 0। अब एरिया तो कभी 0 हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। दैट मींस अगर E1 0 है और E2 0 या दोनों के दोनों 0 है। यही पे इसको मैं लिख देता हूं, ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। जब ए 0 के बराबर मेरा नहीं आ रहा है तो क्या बन रहा है? E2 माइनस E1 कितना आएगा? 0। अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज निकल रही है, क्या है? कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हमारी यहां से आ रही है? अगर E2 बराबर होगा E1 के, है ना, और ये किसके बराबर होगा? 0 के। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है E2 होगा बराबर E1 के, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होगा। सिंपली इसको इस साइड शिफ्ट किया, E2 इक्वल्स टू E1, या दूसरा मैंने किया E2 इक्वल्स टू 0 और E1 को भी ले लिया 0 के बराबर। अब ये दो पॉसिबिलिटीज जो यहां से निकल रही है, यहां से हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है? अगर यहां से मैं रिजल्ट की बात करता हूं, यहां से दो रिजल्ट्स निकल रहे हैं, कितने? पॉसिबल एक ही है, दूसरा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? अब देखो, अगर E1 E2 के बराबर है, कौन सा वाला? पहला रिजल्ट में लेता हूं, E1 बराबर आ रहा है मेरा E2 के बराबर, इसको मैं लेता हूं पहला रिजल्ट, ठीक है। अब पहला रिजल्ट आ रहा है मेरा E1 E2 के बराबर, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ लिंक है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। जितना आ रहा है उतना ही जा भी रहा है, दोनों बराबर है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, इसके अंदर वेरिएशन नहीं होगी, विदाउट वेरिएशन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारी खत्म हो गई वहीं पे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएशन नहीं आ रही है, जब वेरिएशन नहीं आ रही है तो विदाउट वेरिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहां से फिर क्या है? नो ईएम वेव्स प्रोड्यूस्ड। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी यहां से क्या निकल रही है? E1 बराबर है E2 के, लेकिन दोनों किसके बराबर है? 0 के बराबर आ रहे हैं। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी है? यहां से क्या निकल रहा है? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ईएम वेव्स की डायरेक्शन में प्रोपोगेट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहां से क्या निकला? नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स। तो ये वाला रिजल्ट जो है सही है। क्या है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट कर रही है उस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। जब उस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इधर लिख देता हूं मैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सही है। इस रिजल्ट से क्या निकला? जब ये इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट नहीं कर रहा है तो ये किस एंगल पे होगा? भाई तीन कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, तीनों क्या होते हैं आपस में 90 डिग्री पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। इसी तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रूव कर सकते हैं, वो भी इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जब ये आपस में परपेंडिकुलर है, क्या इसी को हम कहते हैं ये ट्रांसवर्स है ना। तो यहां से प्रूफ हो गया ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। यहां से ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और विजिबल स्पेक्ट्रम। ये दो टॉपिक्स है तो खत्म। विजिबल स्पेक्ट्रम को अभी कर ले, टाइम क्या हो? 4:15। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और विजिबल स्पेक्ट्रम को कर देते हैं तो खत्म सारा, ठीक है। हाँ को ब्रो बंद कर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आज हमने पढ़ना है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, किस तरीके से हम ईएम वेव्स को एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा
वेवलेंथ। इन दो चीजों के बिहाफ पे जब हम इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें सबसे पहली हमारी आती है गामा रेज। क्या आती है? यहां से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, ये वाली फर्स्ट होगी गामा रेज की। अगर मैं बात करता हूं पहली, अगर इन गामा रेज की हम बात करेंगे, ये कौन सी रेज होती है? गामा रेज वो रेज है जिनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई इमिट करते हैं, इमिटेड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ये बोलो, बोलो, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है? रेडियो एक्टिव, ये न्यूक्लियर वेपन का पता है? न्यूक्लियर बम जिसको हम बोलते हैं, एटम बम, किससे बनता है? यूरेनियम का। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स का बनता है, यूरेनियम का। सपोज उन्हीं में से कोई एक हम लेते हैं। जब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है उनका न्यूक्लियाई जिन रेज को एमिट करता है, उन रेज को हम गामा रेज कहते हैं। इन गामा रेज की सबसे छोटी वेवलेंथ है, क्या है? सबसे कम, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है अमंग ऑल ऑफ देम, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और सबसे ज्यादा क्या है इसकी? और सबसे ज्यादा क्या है इसकी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सही है। देखो इसकी अगर मैं वेवलेंथ की बात करूंगी, ये लैम्डा है, वेवलेंथ है, ठीक है। इसकी अगर मैं वेवलेंथ की बात करता हूं, कितनी है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻11 मीटर तक रेंज कितनी है इसकी? 10⁻⁻11 टू 10⁻⁻14 मीटर तक। तो सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो गामा रेज की ही होती है। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे, नीचे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी है, फ्रीक्वेंसी को मेजर हम किसमें करते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड, या जिसको हम हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज में। तो कितनी है इसकी? 10⁻⁹ टू 10⁻22। इसकी रेंज कितनी है? 19 टू 10⁻22 हर्ट्ज। सही है। वो रेज जिनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई इमिट करते हैं उनको हम गामा रेज कहते हैं। इनकी अभी तो बोला नाम, यूरेनियम। और जिसे एटम बम बनाते हो, क्या बनाते हो? वो तुमने कहां बनाया? यहां भी दुनिया की कुछ ही कंट्रीज के पास है, तुम बनाओगे बेवकूफ हो। वो तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, ये क्या होता है? तुम पढ़ना, तुम्हें एग्जाम तुम्हारा है, मेरा थोड़ी है। अजीब सी बात है, हमें क्यों बोल रहे हो? फिर गामा रेज भी क्यों पढ़ रहे हो? मैं तुम्हें क्यों बोलूंगा गामा रेज क्या है? कल को जब एग्जाम में पूछेगा गामा रेज क्या है, उसको बोलूंगा हमें क्यों पूछ रहे हो? ठीक है। इनकी सबसे कम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। कितनी वेवलेंथ इनकी होती है? 10⁻⁻14 से 10⁻⁻11 मीटर तक इनकी रेंज है। और सबसे हाईएस्ट इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻19 टू 10⁻22 हर्ट्ज तक। दूसरा केस, उसे इधर आ जाओ, कौन सी है वो? अब अगर हम इन एक्सरेज की बात करते हैं, ये कौन सी रेज होती है? तो जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, क्या नाम था? रॉटगन। ठीक है, इसने इनको डिस्कवर किया था। और इनको कैसे हम बनाते हैं? ठीक है, किसी एक एटम को हम लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, उसके ऊपर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। क्या करते हैं? तो बोल के बम्बार्डमेंट क्या होता है? और फेंकते हैं। ठीक है, तो हाई एटॉमिक नंबर वाले किसी एलिमेंट के ऊपर हम क्या काम करते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। तो वहां से जो रेज इमिट होती है उनको हम क्या कहते हैं? एक्स रेज। ठीक है, इनको प्रोड्यूस हम कैसे करते हैं? बाय बम्बार्डिंग द हाई एटॉमिक नंबर।
by bombarding the atom element of high atomic number with fast moving electrons। ठीक है, अब इनके ये सॉरी क्या बोलते हैं, इनकी वेवलेंथ की रेंज कितनी है, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻11, और इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है, 10⁻16 टू 10⁻19 हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद तीसरी हमारी आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। कौन सी, अगर मैं यूवी रेज की बात करता हूं, यूवी रेज के बारे में तो बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं, और क्या करते हो यार, क्यों नहीं पढ़ा है, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर भी पढ़ा है। ओ महीना है, महीना हुआ, महीनों महीन कहाँ है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बारे में हमने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ा है। अब बोलोगे सर कहां पढ़ा है, छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ओजोन होल के बारे में पढ़ा है 85 में, जिसको डिस्कवर किया गया था एंटार्क्टिका के अंदर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ वहां पे तो पढ़ा होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बारे में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कौन सी रेडिएशंस होती है, भूल गया है या पढ़ा नहीं, देखो ये कोई भूलने की बात नहीं है। ठीक है, कॉमनली आपने पढ़ा होगा, जब हम ये फ्रिज वगैरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह निकलते हैं, वो क्या काम करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है ना O3, इसको कन्वर्ट कर देते हैं O2 में। ठीक है, ओजोन लेयर जब डिप्लीट होती है तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ज्यादा नीचे। भाई तो अभी तक कहाँ था, हाँ उधर से आता है, इधर जाता है, इधर से अभी आया था ना, तो लैला दिखाएगा उधर। तो क्या होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है फिर कहाँ आती है, जमीन के ऊपर आती है। अब क्या करती है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, भाई लैब में कैसे प्रोड्यूस होती है, हम कैसे बनाते हैं वो अलग बात है, मैं नेचर की ये बात कर रहा हूं। मुझे ये बताओ ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से होता क्या है, बोल क्या होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से। एग्जैक्टली, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज को डैमेज कर देते, क्या करते हैं, लिविंग्स के टिश्यूज को डैमेज करते हैं। अब ये बायोलॉजी का टॉपिक है, ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं है। मे भी अगर आपने पढ़ा होगा, हमारा डीएनए के सीक्वेंस चेंज हो जाता है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे डीएनए के सीक्वेंस को क्या करते हैं, भाई डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, वाटसन एंड क्रिक मॉडल जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी है, मुझे इसके साथ कुछ नहीं है। आज ही आप लोग पढ़ रहे हो वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। भाई अब यहाँ कहाँ दिखाऊंगा, अब पहले मुझे खुद नहीं आएगा बनाने। इस तरीके से होता है। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो इसका होता है। अब मुझे उधर जाना नहीं है, मुझे क्या है बायो के साथ, बट मैं इतना कह रहा हूं ये हमारे डीएनए की सीक्वेंस को चेंज करता है जिसकी वजह से हमें ब्लड कैंसर, ये सॉरी स्किन कैंसर हो जाता है। मे भी अगर प्रोबेबली आपने देखा वो जो बहुत गोरे होते हैं, जिनकी आईब्रोज आई लैशेस भी वो ब्राउन कलर के होते हैं, काचरे हम शासन काचरे चिट्टे देखें, उनको धूप में भी नहीं निकलने देते हैं, मत देते हैं उनको अक्सर धूप में निकलने, उनको टोपी रखेंगे फिर जाएंगे वो छाता पकड़ के, बहुत जो सफेद होते हैं बहुत ज्यादा। अब मुझे ये बात बोलो उनको क्यों नहीं देते हैं बाहर जाने। हमारी बॉडी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन कहते हैं। ठीक है, मेलानोसाइट सेल्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वो मेलानिन हमारी स्किन का कलर जेनरेट करता है। अब क्या होता है, ये हमें बचाता है, स्किन कलर हमें बचाता है। अब उनके अंदर मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होती है, तो उनकी जो बॉडी होती है वो ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, तो उनको ज्यादा चांसेस होते हैं स्किन कैंसर के। भाई ये बात सही है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती है ये कैसे होता है, ठीक कैसे बनता है ये, जब हम हाइड्रोजन के बीच में से किसी डिस्चार्ज को या अनचार्ज को पास करते हैं तो उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पास होती है। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। क्या होती है, हार्मफुल किन के लिए, लिविंग्स के लिए। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, स्पेशली खासकर स्किन कैंसर इसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे तो कैंसर की रेट जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। मल्टीपल कैंसर हो रहे हैं वो तो अलग बात है। एक रीजन इसका प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक को बहुत यूज कर रहे हैं। ठीक है, खाने की चीजें देखो प्लास्टिक में, ठीक है, खाएंगे भी हम तो प्लास्टिक में ही। ठीक, उसके अलावा अगर हम देखेंगे खाने की चीजें किसमें,
प्लास्टिक में, खाएंगे हम तो पैकेज जो है हमारी वो भी प्लास्टिक होती है, ठीक है। और खाते क्या है, वो ये प्लास्टिक की चीजें हम भी खाते हैं, सही है। तो एक रीजन कैंसर का ये भी है। और भी या फिर बायोलॉजिकल, आप इसमें बहुत अलग टॉपिक है बायोलॉजिकल, अगर आप WBC के बारे में पढ़ोगे, हमारी बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट्स, डी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये लिम्फोसाइट असल में कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स के साथ फाइट करते हैं, हर टाइम कैंसर सेल्स बन रहे हैं। कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेल्स अनकंट्रोल हो जाए उसको कैंसर कहते हैं। अब ये सेल्स बन रहे हैं, लेकिन ये जो है हमारे लिम्फोसाइट्स इनको डिस्ट्रॉय करते जाते हैं कंटिन्यूअसली। अब होता क्या है, जिस टाइम पे लिम्फोसाइट्स का नंबर घट गया, क्या होगा, जिस टाइम का नंबर घट गया तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कैंसर सेल्स का नंबर बढ़ गया तो हमें कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। बायोलॉजी का टॉपिक है, अब मैं इससे उधर पहुंच जा रहा हूं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब इसकी रेंज कितनी होती है और इसकी रेंज कितनी है अल्ट्रावायलेट की, 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻8 मीटर। और इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है, 10⁻14 टू 10⁻, सही है, यही रेंज है इनकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये वेवलेंथ है मीटर्स में और ये फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में, ठीक है भाई। अब अल्ट्रावायलेट को पढ़ रहे हैं, क्या रेंज है, 10⁻⁻7 टू -8 और फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, 14 से 16, 10⁻14 टू 10⁻16। इसके आगे अगर हम बात करेंगे विजिबल लाइट है, कौन सी है, विजिबल स्पेक्ट्रम भी हमने इसके बाद पढ़ना है। विजिबल लाइट वो लाइट होती है जिसको हमारी आंखें डिटेक्ट करती हैं, यानी जो हम देख पाते हैं, उस लाइट का ही नाम विजिबल लाइट है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो हम लाइट देखते हैं, सन की लाइट, कॉमनली हमारे पास मेन सोर्स जो है लाइट का सन है। अब सन की लाइट का कलर कैसा है, ओ भाई दसो। उसके बहुत सारे कलर हैं, वाइट है, फिर उसका स्पेक्ट्रम में कैसा आता है भाई, उसके बहुत सारे कलर हैं, कितने कलर हैं मुझे वो नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उस चीज का जवाब चाहिए कि विजिबल लाइट जो होती है, सनलाइट जो होती है, भाई 10, धूप दिखती है, अंदर तो नहीं है। धूप किस कलर की है, धूप नहीं दिखती है, फिर वो धूप क्या है, लाइट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऊपर आसमान की तरफ दिखता है, उधर से जो रेज आती है वो दिखती है, नहीं किसी चीज से रिफ्लेक्ट होके आए नहीं आए वो बात की बात है। ऊपर से जो रेज आती है वो दिखती है, तो वो धूप नहीं है तो क्या है, धूप का बच्चा है। अब जो हमें चीजें यहाँ पे दिखाई देती है वो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसने सही बोला, जो हमें चीजें दिखाई देती है ना वो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों के ऊपर पड़ती है तब जाके हमें वो चीज दिखाई देती है, इसकी बात सही है। अब सवाल ये है धूप का रंग कैसा है, और बाद की बात है वो आगे हम पढ़ेंगे। भाई बोल केड़ा कलर है, ओ भाई बोलो, मौसम बोल कैसा बोलो, गोल्डन, आप बोलो येलो, ठीक है, ओ बोल येलो, ओ चाह बोलो चिन्ह से बांधना। विजिबल लाइट वो लाइट होती है जिसको डिटेक्टेड भाई, जिसको हम देख पाते हैं उसी लाइट का नाम विजिबल लाइट है। बात इतनी सी है, बाद में बोलूंगा कलर, मुझे क्या करना है कलर को, व्हाइट कलर होता है यार, क्या हो गया तुम लोगों को। इसकी रेंज कितनी है, 4 × 10⁻⁻⁷ -7 to 8 × 10⁻⁻7 मीटर। और इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 10⁻14 to 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। विजिबल लाइट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम। इसका कलर सनलाइट का होता है व्हाइट, क्या होता है, कोई भी लाइट हो उसका कलर कैसा होता है, और यही व्हाइट लाइट फिर स्प्लिट हो जाती है, सन का नहीं सनलाइट का, सन का जिस दिन मैं जाऊंगा देख के आऊंगा तो दसूंगा, रेड कलर का होगा, ऑब्वियस सी बात है, हॉट बॉल ऑफ गैसेस है, तो वो क्या है, आग का गोला है, ठीक है। अल्लाह हिफाजत करे, जिस दिन अगर जो एक जहन्नम में जाएगा वो वहां से बोल के आएगा सूरज कैसा था फिर, ठीक है। तो ये 7 कलर्स में सेपरेट हो जाता है। आपने प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट 10वीं में करा है, नहीं करा है तो मेरी खता नहीं है। ये एक प्रिज्म हम ले लेते हैं। अब जो ही सूरज की लाइट इसके ऊपर पड़ती है, ध्यान दो, सूरज की लाइट जो इसके ऊपर पड़ी, ये 7 कलर्स में सेपरेट हो गई। कितने कलर्स में, मेरे को लाइट खोल, इधर नहीं बाहर इन्हें बंद किया, इसमें फिर भी दिखेगा, वो पता है मुझे। ये सूरज की रोशनी कितने कलर में सेपरेट हो गई, 7 कलर में,
ठीक है, आगे इसको उल्टा डाल देना प्रिज्म, क्या डालोगे, ये यहां से फिर से एक ही लाइट निकलेगी, वो व्हाइट लाइट ही होती है। ठीक है, ये 10th का एक्सपेरिमेंट है, लेट इट बी, उधर मुझे नहीं घुसना है। अब विजिबल लाइट के आगे अगर हम चलेंगे वो कौन सी है, विजिबल लाइट के बाद कौन सी रेज है हमारी, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, इंफ्रारेड रेज हर एक हॉट ऑब्जेक्ट को रिलीज करता है। ठीक है, ठीक है, इंफ्रारेड रेज को किसने डिस्कवर किया था, हर्शल ने। ठीक है, इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट हर्शल था। आगे अगर हम बात करेंगे इंफ्रारेड रेज की बात जो है, ये हीट रेडिएशंस होती है, क्या होती है, अब जब ये हीट रेडिएशंस है तो हर एक हॉट ऑब्जेक्ट जो है इन इंफ्रारेड रेज को क्या करता है, देखो इसको डिस्कवर किया था हर्शल ने। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे ये हीट रेडिएशंस होती है, इसका मतलब हर एक हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो इन इंफ्रारेड रेज को एमिट करता है या प्रोड्यूस करता है, या इंफ्रारेड रेज का सोर्स जो है हर एक गर्म ऑब्जेक्ट होता है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज कितनी है, 10⁻⁵ to 10⁻⁻7 मीटर, और वैसे ही फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है, 10⁻13 to 10⁻14 हर्ट्ज। इसके बाद आगे अगर हम चलेंगे कौन सी है हमारी, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है। तो भाई ये वो माइक्रोवेव नहीं है, खाना बैठेगा बनाने, केडी वेव होती है, देखा है कभी, उसमें कुछ जाना नहीं, गंदे दिन आने पे माइक्रोवेव में घुसेगा। अब अगर हम माइक्रोवेव की बात करेंगे, माइक्रोवेव कौन सी वेव्स होती है, जब हम किसी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं उसकी वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो समझ आया उस माइक्रोवेव में क्या होता है। ठीक है, आई शाबाश असल बच्चा। अब इसकी रेंज कितनी है, -1 to 10⁻⁻5 मीटर, और फ्रीक्वेंसी की रेंज 10⁸ to 10⁻13 हर्ट्ज। इसके बाद लास्ट वाला हमारा बचता है वो कौन सा है, रेडियो वेव्स। ये कौन सी वेव्स है, अब भाई आप ये नहीं बोल देना जो पुराने जमाने में रेडियो होते थे वो जो वेव बनाते थे, बोलो दसो रेडियो वेव्स। सही है, पीछे अल्टरनेटिंग करंट में पड़ा एलसी सर्किट। ठीक है, जब हम एलसी सर्किट के अंदर चार्जेस को एक्सेलरेट करते हैं उसकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अरे भाई वही तो हमने पढ़ा, रिमोट फ्रीक्वेंसी को मैच करके चलता है मोबाइल। सही है, एसी का रिमोट हो, टीवी का रिमोट हो, गाड़ी का रिमोट हो, फैन का रिमोट हो, या रोबोट का रिमोट हो, मुझे क्या करना, रिमोट कोई भी, मुझे लेन देन तो। अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ कितनी है, 10⁻⁴ to 10⁻⁻1। अब यहां से एक चीज समझो, इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, क्या है, उल्टा है, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है, किसकी हाईएस्ट वेवलेंथ, रेडियो वेव्स की, और इनकी सबसे कम शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी है, कितनी है, 10⁻⁴ to 10⁻8। अब यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, वो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी, रेडियो वेव्स की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी, गामा रेज की, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, गामा रेज की, और सबसे कम किसकी, रेडियो वेव्स की। ठीक है, ये वैल्यूज यहां से कुछ भी पूछे जा सकते। जनरली जो है विजिबल लाइट का पूछा जाता है वो 4 × 10⁻⁻7 to 8 × 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, किसकी, ये सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं, विजिबल स्पेक्ट्रम की, आई एम सॉरी। अगर मैं विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करता हूं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो वाला हिस्सा जिसको ह्यूमन आई डिटेक्ट करती है उसी को हम क्या कहते हैं, विजिबल लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम हम उसको कहते हैं। ठीक है, अब हमने इन विजिबल लाइट्स को डिवाइड किया, क्या किया है, हमने इसी विजिबल लाइट को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ। ठीक है,
अब इनकी वेवलेंथ की रेंज मैंने अभी बोली कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻⁷ टू 8, ठीक है, यही है। अब इसी के बीच में इन सबकी वेवलेंथ आती है, तो वेवलेंथ के बिहाफ पे हमने इस विजिबल लाइट को डिवाइड किया है अलग अलग कलर्स में, ठीक है। अब विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, विजिबल लाइट के अलग अलग कलर्स को अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ अरेंज करना, ठीक है। मैं साफ करूं, यहां पे हम किसको करते हैं, विजिबल लाइट को, ठीक है। कैसे, इनके कलर्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर वेवलेंथ, ठीक है। विजिबल लाइट के अलग अलग कलर्स को ऑन द बेस ऑफ देयर वेवलेंथ जब हम अरेंज करते हैं उसी को हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसमें क्या है, सपोज इस साइड में लेता हूं कलर और इस साइड लेता हूं वेवलेंथ की रेंज। अब कौन कौन सा कलर होता है इसमें विजिबल लाइट के अंदर, अगर हम बात करेंगे, VIBGYOR गियर, भैया 10वीं में भी पढ़ा है, छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। तो पहला कलर हमारा इसके अंदर क्या आता है, वायलेट ओब्लिक इंडिगो, सही है। अगला कलर, अगला क्या है, ब्लू है, फिर ग्रीन है, ब्लू, ग्रीन, येलो है, येलो है, ठीक है। उसके बाद क्या बचते हैं हमारे दो, एक है ऑरेंज और एक है क्या है, कलर तो अलग अलग है। ये लाइनें देख देख के मार्कर भी बैठ रहा है भाई, सही पकड़े हैं। अब इसकी रेंज, ठीक है, मुझे टपला जगह किसमें लिए मैंने, इन मीटर, ठीक। अब सबसे पहला कलर हमारा क्या आ रहा है, दूसरा, 3, 4, 5 और 6, असल में 7 है, ये 2 एक ही जगह है, ठीक है। अब वायलेट और इंडिगो की रेंज कितनी होती है, रेंज मैंने पहले बोला 4 इंटू 10⁻⁷ से स्टार्ट है, कितनी आती है, देखो इसकी रेंज 3.9 वो 4 आता है असली में, ठीक है। 3.9 टू 4.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, असल में तो खोल के लिखते हैं, मत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 4.5 इंटू 10⁻⁻7। आ गया ये दूसरे वाले का 4.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, सही है। अब ये आएगा 5 से स्टार्ट होगा, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, कहां तक ये जाता है बोलो, बड़ा ही तो थोड़ा सा यार, ऐसे फर्क पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, अपनी हुकूमत तो है। कहां तक जाएगा अभी, 5.7 इंटू 10⁻⁻7 से कितना होता है, येलो का कम होता है, 5.9 तक ही होता है। अब अच्छा इसका बोलो, 5.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू कहां तक आता है, सही है। अब देखो इसमें वायलेट इंडिगो की रेंज 3.9 टू 4.5 इंटू 10⁻⁻7, ब्लू की 4.5 टू 5, ग्रीन की 5 टू 5.7, येलो की 5.7 टू 5.9, ऑरेंज की 5.9 टू 6.2, रेड की 6.2 टू 7.8। सबसे ज्यादा हमें कौन सा कलर दिखाई देता है, इस वजह से रेड दिखाई देता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं ना वो रेड कलर के होते हैं, ताकि हमें क्या है, दूर से दिखाई दे, ठीक है। उनकी लाइट दूर तक ट्रेवल करेगी, वो हमें दूर से दिखाई दे, इसलिए क्या कहते हैं, खतरे की निशानी लाल है, लाल को ना पहना करो,
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें लास्ट एक टॉपिक बचता है, वो कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो कल ही हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर और डायोड्स उठाएंगे या एटम न्यूक्लियर उठाएंगे, ठीक है। आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ ईएम वेव्स पढ़ना है। सबसे पहला हमारा रेडियो और माइक्रोवेव्स है। रेडियो और माइक्रोवेव्स की एप्लीकेशन क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा, इससे पहले इनको डिस्कस किया कि रेडियो और माइक्रोवेव्स जो होती है इनको प्रोड्यूस कब हम करते हैं, जब हम एलसी सर्किट के अंदर चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं, तो वहां से जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो रेडियो और माइक्रोवेव्स होती है। अगर इसकी बात करेंगे हम रेडियो वेव्स की एप्लीकेशन की, पुराने जमाने में रेडियो होता था, ठीक है, बड़े उसे मैच वगैरह और न्यूज सुनते थे। जब नहीं चल रहा था, कभी मैच होता था, फिर उसको एंटीना निकालते थे, ठीक है, कभी वो पाइप के साथ जोड़ते थे, कभी किसी और चीज के साथ, तो उसे हमने देखा है बचपने में। तो रेडियो वेव्स का अगर हम बात करेंगे, इसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक। पहला यूज किया है रेडियो वेव्स का, इनका रेडियो और माइक्रोवेव्स का। रेडियो वेव्स का यूज हम वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए करते थे, ठीक। कहां पे? ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता था, किनके अंदर? रेडियो और टीवी के अंदर जो सिग्नल्स हमारे ट्रांसमिट होते हैं, उसमें हमारी रेडियो वेव्स का यूज होता है। ये नाम से भी आपको आ जाएगा। अब दूसरा रहता है हमारा माइक्रोवेव। क्या रहता है? ये माइक्रोवेव का यूज कहां पे होता है, बोलो? ओवन में। हाँ, एग्जैक्टली सही बोला इसने। ओवन में भी इसका यूज होता है, जो कुकिंग के लिए यूज करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। ओवन में इसका यूज हम करते हैं। ओवन किस लिए होता है भाई? हमारे यहाँ ओवन नहीं होता है। वो होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ घर में नहीं होता है, हम यूज ओवन का नहीं करते हैं। अब आपको रोटी गर्म करनी है या कोई सब्जी गर्म करनी है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ओवन के अंदर उसको डालता होगा। अगर होगा भी घर के अंदर, किसके अंदर डालते हैं? ओवन, ये सॉरी, कोई भी चीज गर्म करनी है डालो गैस के ऊपर, इंडक्शन के ऊपर, ठीक है, तवे के ऊपर, आग के ऊपर, जो मिलेगा उसके ऊपर डालो, लेकिन ओवन में नहीं डालो, तो अलग बात है। तो माइक्रोवेव जो है इसका हम ओवन के अंदर यूज करते हैं, और ओवन से तो सीधी सी बात है हम कुकिंग करते हैं, पहला। दूसरा, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब हम बात करते हैं टेलीफोन्स के अंदर, अब तो हमारे वो पुराने फोन, तार वाले फोन तो नहीं होते हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते थे। अब हमारे क्या है? वायरलेस फोन्स है। तो ये वायरलेस फोन्स हमारे क्या है? अभी यहाँ से हम किसी और कंट्री में बात करेंगे, ठीक है, किसी को सऊदी कॉल करनी है, अमेरिका कॉल करना है, कहीं और कॉल करनी है, तो वायरलेसली जो हम बात कर पाते हैं, तो उसमें हमारा क्या है? हमारी माइक्रोवेव्स यूज आती है। लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हमारी माइक्रोवेव्स का यूज होता है। उसके बाद अगर तीसरी बात हम करेंगे, तो यहीं से आपको निकल गया इसी से, इसको हम रेडार सिस्टम्स के अंदर यूज करते हैं। उसके अलावा क्या कहीं और पे माइक्रोवेव्स का यूज होता है? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें माइक्रोवेव्स का यूज होता है। कहां कहां पे? पहला ओवन में कुकिंग के लिए, दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस के लिए, तीसरा रेडार सिस्टम्स के अंदर, और चौथा एटॉम और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। इसके बाद दूसरी हमारी जो आती है वो है एक्सरेज। कौन सी है? एक्सरेज की अगर हम बात करेंगे, इनका यूज कहां पे होता है? ये इमिट कहां से होती है? हर एक हॉट ऑब्जेक्ट से हॉट रेडिएशन होती है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। बट इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसका यूज कहां पे होता है, बोलो? सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करता हूं, इससे पहले हमने इंफ्रारेड रेज के बारे में पढ़ना है, एक्सरेज के बारे में नहीं, सॉरी मैंने गलत बोला था। इंफ्रारेड रेज जो है हॉट ऑब्जेक्ट से निकलती है, ठीक है, हर एक हॉट ऑब्जेक्ट इसका सोर्स होता है, हॉट रेडिएशन होते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस की अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहली चीज जो सन से रेडिएशन आती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन इस सन से जो निकलती है, वो जब अर्थ के पास आती है, अर्थ के अंदर जब वो आती है, तो वो अर्थ के टेम्परेचर को क्या करती है? राइज करती है, जिसकी वजह से जब अर्थ के टेम्परेचर को राइज किया, वो यहाँ पे गर्मी जो है रखती है, अर्थ क्या होती है? टेम्परेचर राइज हो गया तो अर्थ जो है वो वार्म हो जाती है। सबसे पहले सन की इंफ्रारेड रेडिएशन जो है अर्थ के पास जब आती है, तो उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है, तो अर्थ वार्म हो जाती है। दूसरी बात,
दूसरा यूज अगर हम इनका बोलेंगे तो इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज कहाँ पे होता है? अगर हम देखेंगे फॉसल फ्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा पीछे क्लासेस के अंदर, तो फॉसल फ्यूल्स की जब हम बात करते हैं क्या होता है, जो भी लिविंग बॉडीज होती है, ठीक है, सपोज मैं लेता हूं वुड, कोई वुड जब अर्थ के अंदर जाता है तो ये कन्वर्ट किसके अंदर होता है? अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ये कोल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस ही इसको वुड को कोल में कन्वर्ट करने में मदद करती। ये दूसरा यूज इनका हो गया। तीसरा यूज अगर हम बोलेंगे, इसका तीसरा यूज कहां पे होता है? जब फॉग होती है, क्या होती है? फॉग या स्मोक जब होता है उस टाइम पे फोटोग्राफ्स में, फोटोग्राफी में, कब? जब होता है, जब धुंध वगैरह होती है उस केस में फोटो ऐसे नॉर्मली हमारा साफ नहीं आता है, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की मदद से हम फोटोग्राफी करते हैं और वो फोटोग्राफ्स साफ आते हैं। इसके बाद अगला यूज अगर हम इनका करेंगे तो कहां पे होता है? मस्कुलर स्ट्रेन्स को ट्रीट करने के लिए। किसको? मस्कुलर मास, अगर और मसल्स में दर्द होगी तो उसके लिए भी ये यूज करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह ज्यादा इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कहीं और पे यूज होता है? बोलो। सोलर वाटर हीटर्स और कुकर, उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। और कोई यूज? बोलो। इन इंफ्रारेड रेडिएशंस की मदद से हम डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। फ्रूट्स खुद ही बने होते हैं लेकिन हम कैसे बनाते हैं उनको? डिहाइड्रेट, यानी उनसे पानी को निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इसके यूजेस है। इसके बाद हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है। कल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के हार्म्स के बारे में मैंने बोला था, ठीक है। लेकिन इसकी एप्लीकेशंस क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कब हम प्रोड्यूस करते हैं? जब हाइड्रोजन से हम डिस्चार्ज को पास कराते हैं तो वहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बनती है। अब बात आ रही है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हमारी आती है, इनके एप्लीकेशंस क्या है, इनके यूजेस क्या होते हैं, कहां पे ये यूज होते हैं? उधर भी जाएंगे, आप टेंशन नहीं लो। खाने को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक चले, खराब ना हो। दूसरा, इसका यूज हम कहां पे करते हैं? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। तीसरा, क्या कोई और यूज इसका होता है? बैक्टीरिया को ये मार देता है, तो इसकी मदद से हम स्टरलाइजेशन करते हैं। किसकी? जो भी हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उनकी स्टरलाइजेशन हम करते हैं। अदरवाइज दूसरे पेशेंट को ठोकेंगे तो इन्फेक्शन होके वो बेचारा परलोक निकल जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे इसके बाद हमारी आती है एक्सरेज। कौन सी आती है? ये तो कॉमन है, एक्सरे। बाजू टूटी तो एक्सरे, टांग टूटी तो एक्सरे, सर फूटा तो एक्सरे, कुछ और फूटा तो एक्सरे ही कराते हैं, ठीक है। सही है? ये सर आप नहीं, मैं गलत भी बोलता हूँ, क्यों नहीं बोलूंगा गलत? गलती इंसान से होती है, मैं तो इंसान हूँ। इसको फुर्सत मिले बालों को, लड़की की तरह बाल सजा रहा होता है दिन भर। अब मुझे बोलो, एक्सरेज जो है इनके यूजेस क्या होते? एक्सरेज कब प्रोड्यूस होती है? जब हम किसी हाई एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से बम्बार्डमेंट करते हैं, वहां से जो रेज प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन्स उस हाई एटॉमिक नंबर के साथ हिट करता है तो वहां से जो रेज प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सरेज। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। तो एक्सरेज का यूज अगर हम बोलेंगे, क्या यूज है एक्सरेज का? पहला, फ्रैक्चर डिटेक्शन। तो भाई कहीं हड्डी टूटी नहीं टूटी वो तो दिखाइएगा। एक्सरे कराया है? मैंने शायद नहीं कराया है, पता नहीं कराया है नहीं कराया, मैंने नहीं कराया होगा, ना कराऊंगा इंशाल्लाह। अब दूसरा, फ्रैक्चर डिटेक्शन तो सही बात है। उसके अलावा फ्रैक्चर डिटेक्शन के अलावा और क्या? बुलेट वगैरह कभी लग जाती है किसी को, फॉरेन पार्टिकल जो होता है अगर किसी की बॉडी में फंसा होगा तो एक्सरे की मदद से हमें डिटेक्ट करते हैं कि ये कहां पे फंसा हुआ होता है, ठीक। इसमें बड़े केसेस आते हैं और भी बहुत सारी चीजों के, अब उधर में जाना नहीं चाहूंगा। लास्ट टाइम एक केस यहाँ आया था यूपी के अंदर,
ठीक। तो वहाँ यूपी के अंदर शायद, पूरा मुझे एग्जैक्टली आज याद नहीं है, वहाँ पे उसकी सर्जरी हुई थी, वो मैंने देखी थी वो। तो उसको बोतल अंदर थी, क्या थी, वो शराब पी के था, पी के हालत में उसको पता नहीं चला, इतनी बड़ी शराब की बोतल थी उसको, इतनी बड़ी होगी कि शायद से अंदाजे से मैं बोल रहा हूँ, पूरा नहीं मुझे पता, और शराब की बोतल, फिर उसको सर्जरी करके वो बाहर निकाली हाँ, और निकल नहीं दी थी, छोड़ा पता नहीं रहा मैं, ठीक है, बॉडी के अंदर थी, ठीक है। दूसरी बात वो बाद में बोलूंगा, वीडियो चल रही है, चल रहा है। सेकंड अगर मैं बोलूंगा, फ्रैक्चर डिटेक्शन या फॉरेन मटेरियल जैसे ब्लड वगैरह, इसके डिटेक्शन में यूज होता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे इंजीनियरिंग में इसका यूज कहाँ है, ये तो मेडिकल का है, इंजीनियरिंग में इसका यूज है मेटल्स वगैरह जो हमारे होते हैं ना, उनके अंदर कहीं क्रैक्स तो नहीं है, क्रैक्स वगैरह मेटल्स के अंदर डिटेक्ट करने में। तीसरा, उसके अलावा कहां पे इसका यूज होता है, आपने आर्मी वालों को देखा है ना, आर्मी वालों के हाथ में क्या होता है, वो डंडा, वो डंडे को लेके घूम रहे होते हैं दिन भर, क्यों, एक्सरे मशीन होती है, असल में वो देखते हैं कहीं पे कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है, तो ये डिटेक्टिव डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या काम करते हैं, इससे एक्सप्लोजिव वगैरह को डिटेक्ट करते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे, और कहीं पे एक्सरे का यूज हम करते हैं, रबर टायर्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके अलावा हम इसको कहां पे यूज करते हैं, खाली टायर का नहीं है इसमें, मतलब टायर रखोगे इसमें बॉल्स भी आती है, जैसे गोल्फ है, टेनिस बॉल्स है, उनके अंदर कहीं पे डिफेक्ट तो नहीं है, वो देखने के लिए हम एक्सरे का यूज करते हैं, ठीक है। पांचवा क्या आता है, इसका यूज हम कहां पे करते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कहीं क्रिस्टल्स के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स को पढ़ने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, कहीं क्रिस्टल के अंदर जो है कहीं खराबी तो नहीं है, इरेगुलर पैटर्न तो नहीं है, किस तरह का है, तो वहां पे उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। या अरेंजमेंट एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद लास्ट वाला हमारा जाता है वो है गामा रेज, कौन सा, खत्म हो गया। गामा रेज की अगर मैं बात करूंगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की न्यूक्लियस से ये मेट होता है, ये हमने पढ़ा। अब गामा रेज की एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूंगा, कहां पे यूज होता है भाई, कॉमनली देखा होगा, सुना होगा, रेडियो थेरेपी के अंदर इसका यूज होता है। रेडियो थेरेपी किसको देते हैं, कैंसर या ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए, है ना। अब जो कैंसर पेशेंट होगा, ठीक है, उसको क्या करते हैं, या मेडिकल थेरेपी होगी, दवाइयां होगी उसको, ठीक है, किस शक्ल में होगी, किस शक्ल में होगी वो अलग बात है। दूसरा प्रोसीजर उसका क्या है, सर्जरी। एक तीसरा क्या है, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपीज, हाई बीम्स वहां पे डाली जाती है ताकि ये कैंसर सेल्स को वहीं पे जला दे, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज कहां पे होता है, बोलो, फूड इंडस्ट्री के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम माइक्रोब्स को मारे और खाने को प्रिजर्व करें, ठीक है। इसके अलावा और कहीं पे इसका यूज है, तो बाद में चैटिंग कर, ठीक है, वो भागेगी नहीं, तो इधर रहे, चल। और कहीं पे इसका यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा इसका तो हम यूज यही पढ़ते हैं कि ये रेडिएशन थेरेपी के अंदर कैंसर और ट्यूमर ट्रीटमेंट्स के लिए यूज होता है, क्योंकि ये हाई रेडिएशन जब हम उसके ऊपर डालते हैं तो ये कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स को वहीं पे जला देती है। बड़ा ओवरऑल अगर हम देखेंगे, बहुत रेयर केसेस में ये कैंसर जो है ट्रीट हो जाता है, ठीक है भाई।